वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैं आपको ये बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप उसमें हमने देखा था कि हमें एक्सपेरिमेंट को पहचानना होता है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द एक्सपेरिमेंट। सेकेंड स्टेप हमारा ये होता था कि हमें उसके टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं ये पहचानना पड़ेगा, और अगर पॉसिबल है तो हम उन आउटकम्स को लिख भी सकते हैं अपने सामने। जैसे कि कॉइन अगर टॉस किया जा रहा है तो उसके आउटकम्स तो हम लिख भी सकते हैं, थोड़े से ही होते हैं, केवल 2 आउटकम्स होते हैं। डाइस अगर रोल की जा रही है उसके आउटकम्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं, हम वो भी लिख के रख सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके आउटकम्स को लिखना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे आउटकम्स होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि जैसे अगर कार्ड्स में से हम एक कार्ड उठा रहे हैं 52 कार्ड्स में से, तो उसके तो हमारे सामने 52 अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं, तो उनको फिर लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जिन जिन के आउटकम्स आप लिख पाते हैं वो थोड़े से ही हैं, उन्हें तो आप लिख लीजिए अपने सामने, और जिनके आपको लगता है बहुत सारे आउटकम्स हैं तो फिर उन्हें लिखना सही नहीं रहेगा, तो फिर उन्हें मत लिखिए आप। चलिए, फिर इसके आगे मैंने आपको बताया, फिर आपको ये पहचानना है कि हमें कौन से इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो आइए मैं अब इसको थर्ड स्टेप के रूप में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इसको थर्ड स्टेप के नाम से बता देता हूँ। द थर्ड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द इवेंट whose probability is asked। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उस इवेंट को हम पहचाने। बताइए किसको पहचाने? उस इवेंट को पहचाने जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, उस इवेंट को हम पहचाने। राइट, ठीक है। दूसरी बात कि उस इवेंट को पहचान के अब आगे क्या करना है। तो अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। मान लीजिए अब मैं अभी अपना एग्जाम्पल जो है उसको भी रेफर करूंगा आपको, लेकिन अब मैं आपको फाइनल वो फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख करके बताता हूं, और यही वो अल्टीमेट फॉर्मूला है जो हमें पूरे चैप्टर में बार बार काम आएगा, हर जगह काम आएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में ही समय लग जाता है कई बार। अब वो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। दिस इज द फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब मैं फिर से बता देता हूं, आउटकम्स मतलब रिजल्ट्स। तो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट पहचाना, मैंने स्टेप नंबर 2 में उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता किए, तो मुझे नीचे लिखने होंगे वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नीचे मुझे क्या लिखना है फॉर्मूले में? नीचे मुझे लिखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट के कितने हैं। राइट, ठीक है। फिर ऊपर क्या लिखना है? ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर मैंने लिखा फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल का मतलब वो आउटकम्स मुझे पता करने हैं जो इस इवेंट के होंगे, हमें जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। आप थर्ड स्टेप को वापस पढ़िए बड़े ध्यान से। देखिए थर्ड स्टेप आपके सामने है, जिसमें हमने पहचाना था कि कौन सा इवेंट है जिसकी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो मैं यहां पर अब बीच में एक फोर्थ स्टेप और डाल रहा हूं, और वो फोर्थ स्टेप क्या है आप ध्यान से सुनिए। फोर्थ स्टेप क्या है आप ध्यान से सुनेंगे। फोर्थ स्टेप है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ आउटकम्स in favor of this event। क्या करना है हमें आइडेंटिफाई करने हैं नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ दिस इवेंट। जिस इवेंट की मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स होंगे। मान लीजिए टोटल आउटकम्स तो 6 है, जैसे हमने अभी डाइस को रोल करने की बात की थी लास्ट क्लास से। तो डाइस को रोल किया तो टोटल आउटकम्स तो होंगे 6। तो नीचे तो मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूले में? नीचे तो मैं लिखूंगा 6, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6।
लेकिन फिर ऊपर क्या लिखूंगा मैं, मेरे से किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। अब मेरे से किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो मेरे सामने जो इवेंट है वो सपोज है कि द रिजल्ट शुड बी लेस देन 3। मेरे से किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, मान लीजिए मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज लेस देन 3। तो मैंने पहले इवेंट को पहचाना कि यार कौन सा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो पता चला इवेंट है लेस देन 3 आना। ये मेरा हुआ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के साथ आप टैली करते जाइए, ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप। लेकिन अब इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा, मुझे इस इवेंट के आउटकम्स कितने हैं वो पहचानना है। अब आप बताइए लेस देन 3 में कितने आउटकम्स आ सकते हैं, यहां पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है लेस देन 3 में कितने आउटकम्स आएंगे, या तो 1 या 2, देयर कैन बी 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो ये मेरा आंसर हो गया फोर्थ स्टेप का। फोर्थ स्टेप का मेरा आंसर हो गया कि देयर कैन बी 2 आउटकम्स इन फेवर ऑफ दिस इवेंट। जो इवेंट की मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उस इवेंट के फेवर में 2 आउटकम्स होंगे। यही मुझे ऊपर लिखना है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखना है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उस पे बड़ा फोकस करिए, उस पे फोकस करके दिमाग लगाइए कि इस इवेंट के कितने आउटकम्स हो सकते हैं जो इसके फेवर में है। तो मैंने बताया आपको अभी इस एग्जांपल में देयर कैन बी 2 पॉसिबल आउटकम्स इन फेवर ऑफ दिस इवेंट। तो फाइनली हमारी प्रोबेबिलिटी कैसे निकली, 2/6। अब जो भी आ जाएगा वही हमारा रिजल्ट होगा, तो वो आ जाएगा 0.33। पॉइंट्स में अगर मैं बताऊं तो 0.33। नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटी का आंसर पॉइंट्स में ही देते हैं, कभी कोई परसेंटेज में पूछे तो हम बता सकते हैं कितनी है, 33%। सही बात है, 0.33 को हम 33% लिख सकते हैं, राइट। ये 5 स्टेप फॉर्मूला है हमारे पास, 5 स्टेप वे है हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का। 5 स्टेप्स हमें ध्यान रखनी है। हम लाइन से इन 5 स्टेप्स को लेंगे तो हर क्वेश्चन हम आराम से कर पाएंगे। अब आइए मैं हमारे वही बेसिक क्वेश्चन पे फिर से चलता हूं। क्वेश्चन हमारे सामने था, एक कॉइन हमने टॉस किया। अब हम इस क्वेश्चन पे 5 स्टेप्स लगाते हैं, बहुत ध्यान से। एक कॉइन हमने टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्सपेरिमेंट को पहचाना जाए। हमने एक्सपेरिमेंट को पहचाना और एक्सपेरिमेंट हमें मिला कॉइन को उछालना, कॉइन को टॉस करना। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कहता था कि अब इस एक्सपेरिमेंट के टोटल कितने आउटकम्स होते हैं वो आप पहचानो। सेकंड स्टेप क्या था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पहचानना है। बताइए अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है 2 आ सकते हैं, या तो हेड्स या टेल्स, बस यही 2 आउटकम्स आ सकते हैं, रिजल्ट तो यही 2 होंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप है कि अब मेरे को कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। अब नो डाउट इवेंट्स तो हम इसमें से खूब सारे बना सकते हैं, जैसे कि एक इवेंट हो सकता है कॉइन जो उछाल रहे हैं उससे हेड्स आए, एक इवेंट हो सकता है टेल्स आए, एक हो सकता है दोनों में से कुछ भी आए। तो इवेंट तो कई सारे बन सकते हैं, लेकिन मेरे से किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो जवाब निकला मेरे से पूछा जा रहा है हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। सही बात है, तो यहां पर मैंने थर्ड स्टेप भी पूरा किया। थर्ड स्टेप ने क्या बोला था, आपको आइडेंटिफाई करना है किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। पहचान लिया मैंने, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। ठीक है, फिर हम फोर्थ स्टेप को लेते हैं। फोर्थ स्टेप कहता है इस इवेंट के फेवर में कितने रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब आप बताइए हेड्स आए, इसके फेवर में आपको कितने रिजल्ट्स दिख रहे हैं। आप बोलेंगे सर हमारे सामने टोटल 2 आउटकम्स होते हैं, टोटल एक हेड्स एक टेल्स, ये 2 ही आउटकम्स है। इसमें से फेवर वाला आउटकम तो हमें एक ही दिख रहा है, हेड्स वाला सिंगल आउटकम है, सिर्फ एक आउटकम है। तो बस फोर्थ स्टेप का आंसर आ गया, जस्ट देयर इज 1 आउटकम विच इज इन फेवर ऑफ दिस इवेंट। अब जब आपने 4 स्टेप्स को सक्सेसफुली कर लिया तो फिफ्थ स्टेप तो आपका आया हुआ ही है, उसमें तो कोई मेहनत करनी नहीं है। बताइए फिफ्थ स्टेप में हमें करना क्या है, हमें फोर्थ स्टेप में जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड करना है सेकंड स्टेप के रिजल्ट से। सही बात है ना, यही तो कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बताइए, हम यहां पर ये कर रहे हैं कि स्टेप नंबर 4 से जो रिजल्ट आया डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 2 से जो रिजल्ट आया। यानी कि
अब मैं अगर हमारे कॉइन वाले क्वेश्चन का आंसर दूं तो फाइनल इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। 1/2 सही बात है ना। टोटल आउटकम्स कितने थे 2, वो तो नीचे आया, और फेवरेबल आउटकम्स कितने थे सिर्फ 1, तो 1/2, तो 0.5 इज द फाइनल आंसर। आपको समझ में आ गया किस तरह हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखिए मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन से करवाया वो क्वेश्चन तो सबसे इजी लेवल का है, सबसे प्राइमरी लेवल का है, बेसिक लेवल का है, लेकिन हमारा फोकस अभी क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल पर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम स्टेप सीख ले। अगर हमें ये याद रह गया कि हमें टोटल मिला के 5 स्टेप्स लगाने हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें स्टेप्स तो यही लेने होंगे, चाहे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है चाहे ईजी है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब स्टेप्स हमें क्या क्या लेने होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन से स्टेप में आती है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है, अच्छा मुश्किल हमेशा नहीं आती है, जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वहीं पर मुश्किल आती है, और वो कौन से स्टेप में आती है वो मैं आपको बता दूं, जिससे आप उसी पर फिर ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्सपेरिमेंट को पहचानो। ये तो बिल्कुल ईजी काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना है। सेकेंड स्टेप था टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम पहचाने, तो मैं बोलूँगा हाँ इसमें कभी कभी हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। थर्ड स्टेप है आप वो इवेंट पहचानो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। ये भी बहुत ईजी होता है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के साफ समझ में आ जाता है कि कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। जो मुश्किल पड़ता है वो है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 का आंसर निकालना मुश्किल पड़ता है। स्टेप नंबर 4 क्या था, जो इवेंट मुझे बताया गया है उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं, ये पहचानने में ही मुश्किल आती है। और इस फोर्थ स्टेप को लेकर के ही क्वेश्चंस के अलग अलग लेवल बन जाते हैं। कोई क्वेश्चन तो इजी हो जाता है और कोई फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुश्किल किस में आती है, फोर्थ स्टेप में। तो सबसे मुश्किल मैंने आपको जो बताया कंपैरेटिवली वो है फोर्थ। उसका नेक्स्ट थोड़ा इजी वाला है सेकंड स्टेप। बाकी तो सारे स्टेप्स बहुत इजी है ही, मेन दिमाग लगाना है फोर्थ एंड सेकंड स्टेप पर, राइट। ठीक है, अब आइए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूं, थोड़ा हम लेवल को और अच्छा कर लेते हैं, कुछ और अच्छा लेवल पर हम चलते हैं। अब तक मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए थे जो बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट्स हमारे सामने आते हैं। देखिए एक बार फिर से हमारे सामने रखते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कॉइन को टॉस करने वाला, बहुत इजी था वो। एक बताया मैंने आपको डाइस रोल होता है, एक मैंने आपको बताया एक बॉक्स में बॉल्स पड़ी है, उसमें से हम एक रैंडमली एक बॉल उठा रहे हैं। रैंडमली मतलब आपको मैंने समझा ही दिया था। एक बॉल हमने उठा ली और उसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है कि वो बॉल वाइट होनी चाहिए या ब्लू होनी चाहिए, कोई भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और फिर मैंने आपको एक और भी एक्सपेरिमेंट बताया जिसके अंदर एक पैक ऑफ कार्ड्स में से हमें एक पत्ता उठाना है। ये मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिए एक्सपेरिमेंट्स के। हम थोड़ा सा और अच्छे से अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डीपर एनालिसिस करते हैं, थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी ज़रा बात कर लेता हूँ। ये कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे इसमें बेसिक क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तो इसका तो हमने एक एग्जाम्पल कर भी लिया है। अब मैं आपको और भी कुछ वेराइटीज बताता हूं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स को उछाला जाता है। अब आप सोचिए यहां पर मुझे एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है एक साथ, साइमल्टेनियसली, एक साथ। अब आप सोचिए अगर मेरे पास में 2 सिक्के हैं, मैंने दोनों को एक साथ टॉस किया। अब हम जानते हैं कि पहले सिक्के के भी 2 आउटकम्स है हेड्स टेल्स, सेकंड वाले के भी 2 आउटकम्स है हेड्स एंड टेल्स। अब अगर मेरे से यहां पे कोई पूछे कि बताओ इस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो मैं किस तरह बताऊंगा। मैं बोलूंगा देखो एक आउटकम तो हो सकता है HHI,
मतलब फर्स्ट वाले कॉइन से भी हेड्स आए, सेकंड में भी हेड्स आए। एक हो सकता है पहले में भी टेल्स, दूसरे में भी टेल्स। एक हो सकता है फर्स्ट में हेड्स आए, सेकंड में टेल्स आए। और फिर फाइनली एक और हो सकता है जिसमें फर्स्ट में टेल्स आए और सेकंड में हेड्स आए। बताइए टोटल कितने आउटकम्स हो गए इस बार? इस बार देयर आर 4 आउटकम्स। अच्छा, जब हम केवल एक सिक्का उछालते थे तब कितने आउटकम होते थे? तब तो हमारे पास केवल 2 आउटकम होते थे। कौन कौन से? एक होता था हेड्स और एक होता था टेल्स। ये 2 ही आउटकम्स होते थे, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, 2 आउटकम होते थे। तो देखिए यहां सेकंड वाली सिचुएशन में जबकि 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, वहां पर मैं देख रहा हूं 4 आउटकम्स है, तो मैंने चारों को अपने सामने लिख लिया, क्योंकि थोड़े से ही है तो मुझे लिख लेना चाहिए। ठीक है, ओके। कई बार क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक सिक्का है लेकिन हम उसको 2 बार उछालते हैं। आप मुझे बताइए, मेरे दोनों हाथों में 2 सिक्के हैं, मैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालूं या मैं एक ही सिक्के को 2 बार उछालूं, बात तो वही हो गई ना। आप बताइए, एक्सपेरिमेंट तो दोनों केस में एक जैसा ही हो रहा है। अगर मैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालता हूं तो वो भी एक सिंगल एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है, और मैं एक सिक्के को 2 बार उछाल रहा हूं तो उसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट ही मान रहे हैं। दोनों में हो तो एक ही काम रहा है। क्या काम हो रहा है दोनों ही केसेस में? कि 2 सिक्कों से हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसलिए कई बार लैंग्वेज और कैसे आ जाती है मैं बता देता हूं आपको। कई बार लैंग्वेज आ जाती है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब आप सोचिए, दोनों का एक ही तो मतलब हुआ ना। चाहे मैं इसकी बात करूं 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, चाहे मैं इसकी बात करूं अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, दोनों एक ही बात है। और दोनों के रिजल्ट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, एच एच, टी टी, एच टी एंड टी एच। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैं आपको अब इसमें अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बना के देता हूं। क्वेश्चन हो सकता है मेरे से ये पूछ ले कि अब आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ही सिक्कों में हेड्स आए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन बोथ द टॉसेस? दोनों में हेड्स आए। तो आप यहां पे देख लीजिए, ये देखिए, ये आपके सामने आउटकम्स है। आप खुद देख के बताइए, दोनों में हेड्स आए, ऐसे कितने आउटकम्स आपको नजर आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर एक ही है ऐसा आउटकम, एच एच वाला। तो बस यही आपका फेवरेबल आउटकम है। ये आपका फेवरेबल आउटकम है। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? सिर्फ एक है, एक ही आपका फेवरेबल आउटकम है। तो आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर तो आएगा 1, ऐसा ही है ना, हमने यही सीखा है फॉर्मूला। ऊपर तो आएंगे फेवरेबल आउटकम्स जिसमें 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा 0.25। राइट है? इस तरह से आपके कई क्वेश्चंस हो सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट ऑफ द टॉस इज एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आप जरा इसमें देख के बताइए मुझे, कम से कम एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड कहां कहां आपको दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर कम से कम एक हेड हमें एक तो यहां पर दिख रहा है, एक यहां पर दिख रहा है और एक यहां पर दिख रहा है। कुल मिलाकर के 3 केसेस हो गए। कुल मिलाकर के 3 केसेस हो गए। ठीक बात है। तो हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, डिवाइडेड बाय टोटल तो 4 है ही, तो 3/4 इज द आंसर, 0.75। ये बात क्लियर हो गई आपको? इस तरह से कई क्वेश्चंस मैं और भी बना सकता हूं इस अकेले एक्सपेरिमेंट में से। खैर अभी मैं इतने वैरायटी के क्वेश्चंस आपके सामने रखना नहीं चाहता, मैं अब और आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैं कॉइन से रिलेटेड ही आपको एक और भी क्वेश्चन देता हूं। इस बार हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। बताइए 3 सिक्कों को मैं एक साथ उछालूं और या मैं एक ही सिक्के को 3 बार उछालूं, बात तो वही हो गई ना। 3 सिक्कों को एक साथ उछालना या एक ही सिक्के को 3 बार उछालना, बोथ आर वन एंड द सेम। तो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। थ्राइस का मतलब हुआ 3 बार।
अब आप बताइए इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम्स होंगे, सोचिए। चलिए लिखते हैं हम इसके क्या क्या आउटकम्स होंगे। हमारे पास में इस बार 3 कॉइन्स है, हर एक कॉइन के 2 आउटकम्स होते हैं, हम जानते हैं, एच टी एच टी एच टी। और अब हमें सोचना है कि क्या क्या अलग अलग आउटकम्स निकल सकते हैं कुल मिलाकर के। जैसे पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों में एच 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 आए, एक हो सकता है एक में एच एक में एच एक में टी आए, फिर एक हो सकता है एच टी एच, एक हो सकता है टी एच एच, राइट। अच्छा, अब और क्या हो सकता है तीनों में ही टी 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 आए, टी टी एच आए, टी एच टी आए, और फिर एच टी टी आए। सही बात है, आप देखिए मैंने कहीं भी रिपीटिशन नहीं किया है। कुल मिला के हमें कितने रिजल्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 8 रिजल्ट्स। और कोई रिजल्ट आप बना के देखेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, और कोई रिजल्ट नहीं है। ओवरऑल वी हैव 8 आउटकम्स, ये टोटल आउटकम्स हो गए इस एक्सपेरिमेंट के। और अब मेरे से प्रोबेबिलिटी जिस भी इवेंट की पूछी जा रही है वो मुझे देखना है। मान लीजिए अब मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, आपको बताना है कि कम से कम 2 हेड्स आने चाहिए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स। बताइए एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है, कम से कम 2 हेड्स का मतलब क्या है कि 2 हेड्स भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, बस 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। चलिए ढूंढते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे केस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हेड्स है। जैसे कि एक तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और कोई बचा क्या बताइए, नहीं। तो टोटल वी हैव 4 सच केसेस। अब बताइए प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। फेवरेबल हमारे पास निकले 4 केसेस और टोटल तो हम जानते हैं 8 है, तो प्रोबेबिलिटी इज 4/8 यानी 0.5। ठीक बात है, आ रहा है आपको कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए ठीक है, अब मैं आपको ना यहां पर क्या बात बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। अब यहां पर एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अब मान लीजिए हम 4 कॉइन्स उछालते हैं, तो क्या हम वो सारे के सारे केसेस लिखेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए हमसे कोई केस छूट गया तो क्या करेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं ये पहचानने की कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे। टोटल आउटकम्स पहचानने की शॉर्टकट ट्रिक, ध्यान से आप सुनेंगे। शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो शॉर्टकट ट्रिक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला है 2⁻n। 2⁻n। अब मान लीजिए मैंने एक ही सिक्का उछाला है, तो आप n की जगह 1 लिख दीजिए। 2⁻1, इसका मतलब देयर आर 2 आउटकम्स, और आप खुद देख सकते हैं 2 आउटकम्स ही थे जब हमने एक सिक्का उछाला था। ठीक है, अगर हमने एक साथ 2 सिक्के उछाले तो आप n की जगह 2 लिख दीजिए, तो 2⁻2 हो जाएगा, यानी देयर आर 4 आउटकम्स ओवरऑल। आप देख लीजिए यहाँ पे 4 आउटकम्स ही निकले थे हमारे, राइट। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने 3 सिक्के उछाले तो 2⁻3 कर दीजिए, मतलब टोटल 8 आउटकम्स होंगे। देख लीजिए यहाँ पे हमने गिने भी थे, 8 आउटकम्स ही थे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि फॉर्मूला हमारे पास है 2⁻n। अब मैं आपसे अगर डायरेक्टली पूछूं, फटाफट बताइए, अगर हमने 4 सिक्के उछाले तो कितने आउटकम्स होंगे। तो आप बोलेंगे सर 2⁻4। 2⁻4 का मतलब क्या हुआ, 2 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो हो जाएगा 16। देयरफॉर आप बोलेंगे सर 16 आउटकम्स होंगे टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के 16 आउटकम्स होंगे। समझ में आ रही है आपको ये सब बातें, यहां तक में कोई डाउट तो नहीं है। इन बातों को आप लिख भी रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बेस बनता जा रहा है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर का। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कॉइन से रिलेटेड बताए और उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखा दिया 2⁻n। अब मैं इसी तरह डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पर आता हूं। डाइस से रिलेटेड, ये हम सेकंड वाली टाइप देख रहे हैं, डाइस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिस इज द सेकंड टाइप, डाइस रिलेटेड।
अब देखिए डाइस से रिलेटेड मैं आपको एक टाइप तो करवा भी चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि हमें बोला जाता है अ डाइस इज रोल्ड, एक डाइस को हमने रोल किया है, अ डाइस इज रोल्ड, और फिर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कि जो नंबर आए वो 2 से ज़्यादा आए, 3 से कम आए, ऑड आए, इवन आए, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक डाइस अगर उछाली गई है, हम जानते हैं उसके टोटल आउटकम्स होते हैं 6, और हम वो लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और फिर हम देख करके पहचान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इस तरह आता है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करूं या मैं एक ही डाइस को 2 टाइम्स रोल करूं, बात तो एक ही है ना। 2 डाइस को रोल करना या 1 डाइस को 2 टाइम्स रोल करना, बात एक ही है। तो क्वेश्चन इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार, 2 टाइम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं बताइए टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो आप जरा बना सकते हैं तो बनाइए। फर्स्ट वाली डाइस से हमारे रिजल्ट आते हैं 6 रिजल्ट्स, सेकंड वाली में से भी 6 में से कोई रिजल्ट आएंगे। अब मैं अगर यहां पर जानना चाहूं बताइए टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, तो हम बनाते हैं, देखिए केसेस। हो सकता है पहली में भी 1 आए, दूसरी में भी 1 आए, हो सकता है पहले में 1 दूसरे में 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 1, समझ रहे हैं ना आप, और ऐसे आगे और बनते जाएंगे, काफ़ी सारे केस हो जाएंगे। मैं आपसे अगर डायरेक्टली ये बोलूं कि आप मेरे को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बता दो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, टोटल बता दो, तो वहां आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आप फिर से मेरे से सुनने वाले हैं, वो फॉर्मूला कौन सा है, बहुत ध्यान से। डाइस के केस में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता करने हैं, तो हमारे सामने फॉर्मूला होगा 6 रेज टू पावर n, 6 की पावर n। अब सिंपल बात है, अगर एक ही डाइस को उछाला गया तो 6 की पावर 1, आंसर आ गया 6। और आप जानते हैं एक डाइस में तो 6 ही आउटकम्स आते हैं। अगर मान लीजिए 2 डाइस को उछाला जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, तो 6 की पावर 2, 6 रेज टू पावर 2, मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36। आप अगर यहाँ पे काउंट करेंगे कुल मिला के आपको 36 ही आउटकम्स नजर आएंगे। आप बना के भी देख सकते हैं, टोटल आपको 36 केसेस नजर आएंगे, लेकिन हमने डायरेक्ट बता दिया 6 की पावर 2, ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मान लीजिए 3 डाइस को उछाला जाता है, और फिर मैं आपसे जानना चाहूँ बताइए टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 216, यानी 216 आउटकम्स, 216। ठीक है ना। इस तरह आप इस फॉर्मूले से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आराम से पहचान लेंगे। तो मुझे आप बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। ये फॉर्मूला हमने सीखा है प्रोबेबिलिटी का, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में इतनी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको कॉइन का एक फॉर्मूला बता दिया 2 की पावर n, डाइस का भी बता दिया 6 की पावर n, ऐसे और भी मैं आपको आगे के लिए भी बताते चलूंगा। लेकिन जो मेहनत है वो किस में है, फेवरेबल आउटकम्स निकालने में। मैंने आपको बार बार बोला है सबसे ज्यादा टफ होता था फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ये वाला स्टेप, ये मुश्किल होता था। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अब उस पर भी वर्किंग करना शुरू करेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस हम करेंगे डाइस के बेस पर। ठीक है, डाइस के बेस पर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस तो करवा भी दिए, अब मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं डाइस से रिलेटेड। तो आइए हम डाइस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। मैं इस बार वो केस ले रहा हूं जिसमें 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। आप भी मेरे साथ लिखेंगे, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी किस बात का, वो मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट केस मैं यहां पर बना रहा हूं, दिस इज आवर फर्स्ट केस, द सम इज 2। हमने दो डाइस को उछाला है, उनसे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम होना चाहिए 2, उनको जोड़ के 2 आना चाहिए। चलिए अब हम क्या करें, सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट को पहचाना। एक्सपेरिमेंट क्या है, दो डाइस को उछालना, यही एक एक्सपेरिमेंट है। इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं बताइए, तो टोटल आउटकम्स है 6 की पावर 2, ये है टोटल आउटकम्स। तो देखिए हम जानते हैं टोटल आउटकम्स तो हमें पता ही है, इस क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स तो हमेशा 36 ही होने वाले हैं। टोटल आउटकम्स होंगे 6 की पावर 2 यानी 36। ओके, थर्ड स्टेप ये था, हमें वो इवेंट पहचानना है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि जो सम आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, यही वो इवेंट है। और अब हमें इस इवेंट के फेवर में कितने केस आएंगे वो पहचानना है। आप सोचिए कि ऐसे कितने केस होंगे जिसमें डाइस का सम 2 आना चाहिए। सिंपल बात है, मैं अभी आपको केवल दिखा रहा हूं, बाकी आप ओरली भी सोच सकते हैं कि फर्स्ट वाली डाइस से हमें ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट वाली डाइस से हमें ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप सोचिए किस केस में सम 2 आएगा, तो सिंपल सी चीज दिख रही है हमें, अगर फर्स्ट वाली में भी 1 आए और सेकंड वाली में भी 1 आए तब जाकर के हमारा सम 2 आएगा। क्या इसके अलावा भी कोई केस है जबकि सम 2 आए? नहीं, और तो कोई केस ही नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, केवल वन फेवरेबल आउटकम है जिस केस में सम 2 आएगा। अब बताइए जब फेवरेबल आउटकम केवल 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी अभी हम निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स तो केवल एक ही मिले हमको और टोटल हम जानते हैं 36 है, यही हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है दैट द सम इज 6, सम 6 आना चाहिए। अब बताइए सम 6 आए ऐसे कितने केस हो सकते हैं? मैं फिर से जानता हूं टोटल आउटकम्स तो 36 ही होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन सम 6 आए इसके फेवर में कितने आउटकम्स होंगे, आइए बनाते। एक केस ये हो सकता है जिसमें फर्स्ट वाली डाइस में 1 आ रहा हो, तो बताइए दूसरी में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तब जाकर के सम विल बी 6। फिर एक हो सकता है ये 2 हो तो फिर ये 4 होना चाहिए, ये 3 हो तो ये 3 होना चाहिए, ये 4 तो ये 2, ये 5 तो ये 1। बताइए और कोई केस बचा क्या? क्या मैं ऐसा भी कोई केस लिखूं 6 और 0, ऐसा कोई केस आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि डाइस में 0 नहीं होता है। तो यही वो केसेस है जिसमें सम हमें 6 मिलेगा। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं कितने केसेस है जो फेवर में है, तो आप गिन के बता देंगे सर 1 2 3 4 5, टोटल 5 केसेस है। अब जब फेवर में 5 केसेस हैं तो ऊपर तो 5 आ जाएगा और नीचे तो हम जानते ही हैं टोटल 36 आता है। आप सोचिए क्या हमें यहाँ पे लिस्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्या मेरे को लिखना चाहिए ऐसे कि क्या क्या आंसर आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3, ऐसे मेरे को सारे लिखने चाहिए क्या? जरूरत ही नहीं है, वैसे ही हमारा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमें बोला जाता है कि सम इज एटलीस्ट 10, सम कितना आना चाहिए, एटलीस्ट 10। बताइए फटाफट, एटलीस्ट 10 का मतलब क्या होता है? कम से कम 10। जो हमारा सम आ रहा है वो कम से कम कितना आ रहा है, कम से कम आ रहा है 10। अच्छा आप मुझे एक बार ये बताइए जरा कि अगर मैंने दो डाइस को उछाला तो जो सम है दोनों का वो ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है? अब हम जानते हैं दोनों डाइस में सबसे टॉप का नंबर होता है 6, तो 6 और 6 को अगर मैं जोड़ के देखूं तो हमारा सम 12 आता है, तो यानी ज्यादा से ज्यादा 12 आ सकता है, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। और क्वेश्चन मेरे से किस बात की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है? वो कहता है सम इज एटलीस्ट 10, कम से कम 10 होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को कहता हूं कि भाई इसका मतलब तुम मेरे से क्या चाहते हो? तुम मेरे से 3 केसेस के आंसर चाहते हो। तुम चाहते हो कि या तो सम 10 आए, या 10 से ज्यादा यानी 11 आए,
या फिर 12 आ जाए। बताइए क्या मेरे से क्वेश्चन 13 वाला आंसर चाहता है क्या? नहीं, क्योंकि 13 तो आ ही नहीं सकता अगर हमने 2 डाइस उछाली है तो। हाँ, अगर हम 3 डाइस उछाल लेते हैं तो बात अलग है, तब तो 13 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर तो 2 डाइस ही उछाली जा रही है। यानी हमसे पूछा जा रहा है आइदर द सम इज 10 और 11 और 12। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मुझे इन हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। आप ऐसे मान लीजिए जैसे मेरे सामने 3 क्वेश्चंस आ गए हैं और तीनों के आप अलग अलग आंसर निकाल लीजिए। राइट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले सम 10 आए ऐसे सारे केसेस आप बताइए मुझे, फटाफट से बताइए ऐसे कौन कौन से केस है जिसमें सम आता है 10। तो जैसे मैं फर्स्ट केस क्या बनाऊं, इसमें मैं सबसे पहला केस बनाता हूँ 4 एंड 6। एक में 4 है, एक में 6 है। दूसरा मैं बनाता हूँ एक में 5, दूसरे में 5, और तीसरा मैं बनाता हूँ 6 और 4। बस यही हो सकता है और तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं सोचूं 7 और 3 वाला हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डाइस में मैक्सिमम 6 ही होता है। तो मैं कह सकता हूँ 3 केसेस तो मुझे यहाँ मिल गए। अच्छा, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम 11 वाले केस की बात करते हैं। तो उसमें एक हो सकता है हमारे पास 5,6 और दूसरा हो सकता है 6,5। दैट्स ऑल। तो बस 2 केस ही बन पा रहे हैं। और 12 वाले की अगर मैं बात करूं तो केवल एक ही केस नजर आता है 6,6, जस्ट 1 केस। तो अगर मैं अलग अलग तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो कितनी कितनी आएगी बताइए? सम 10 वाले केस की तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/36। आप जानते हैं नीचे तो 36 ही आएगा क्योंकि टोटल आउटकम्स तो 36 है ही है। सेकंड वाले की मैं बात करूं तो 2/36, और थर्ड केस की बात करूं तो 1/36। अब क्या मुझे मेरा आंसर इस तरह देना है तीनों अलग अलग लिख करके? नहीं। आप सोचिए क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि या तो सम 10 आए, या 11 आए, या 12 आए। ऐसा ही पूछ रहा है ना? बताइए क्या तीनों चीजें एक साथ हो सकती है? नहीं। या तो फर्स्ट केस होगा, या सेकंड केस होगा, या थर्ड केस होगा। कहने का मतलब या तो सम 10 आएगा, या 11 आएगा, या 12 आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारा सम 10 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तीनों में से कोई ना कोई एक केस ही हमें चाहिए। आप याद रखिए, जब हमें 3 में से कोई भी एक केस चाहिए होता है, मतलब जब तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, तो फिर इनके रिजल्ट में बीच में लगेगा प्लस का साइन। मतलब हमें क्या करना होगा? हमें इसके आंसर में प्लस करना होगा इसके आंसर को, और फिर फर्दर प्लस करना होगा थर्ड आंसर को। हमें बीच में कौन सा साइन लगाना है? प्लस का साइन लगाना है। बताइए कब लगाना है प्लस का साइन? अगर मेरे को जो तीनों चीजें दिख रही है वो तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, या तो अलग से वो होगा, या अलग से वो होगा, या अलग से वो होगा, केवल तब हम क्या करते हैं? बीच में लगाते हैं प्लस का साइन। आप खुद सोचिए, अगर प्लस का साइन में लगाऊंगा तो क्या होगा? नीचे तो 36 कॉमन है ही, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3 + 2 + 1, मतलब 6/36, मतलब 1/6। यही मेरी फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये मेरी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ गई, ये मेरा आंसर आ गया। मेरे मेन क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। समझ में आ रहा है अपने आपको हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने पहले 10 वाले केस का आंसर निकाला, 11 वाले का निकाला, 12 वाले का निकाला, और तीनों के आंसर्स के बीच में प्लस लगा दिया। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि तीनों में से कोई एक ही चीज होगी, तीनों चीजें साथ में नहीं होगी। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे, सर अगर ये तीनों चीजें मान लीजिए एक साथ होने वाली होती। अब वैसे यहां तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आप सोच रहे हो, सर आप बार बार कह रहे हैं तीनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो 10 होगा, या 11, या 12। मान लीजिए कि ऐसा कोई केस हमारे सामने आ जाए जहां पर तीनों चीजें एक साथ होने वाली हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात है। तो फिर आपको बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना होता है। मतलब 3/36 इंटू 2/36 इंटू 1/36, इस तरह करना होता है। लेकिन खैर अभी ऐसा नहीं होगा, मैं आपको जस्ट एक आगे की बात बता रहा हूं। आगे मैं आपको ये बातें और भी सिखाऊंगा। मैंने आपको क्या बोला? जो 3 केसेस हमें दिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये 3 में से कोई ना कोई एक ही केस होगा एक बार में, तो आपको प्लस का साइन लगाना है।
अगर आपको लग रहा है तीनों चीजें साथ में हमें करवानी है, साथ में करवानी है, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। क्लियर है ये बात? तो ये बात आप लिख भी लीजिए एक बार। तीनों चीजें अलग अलग होंगी, तीनों में से कोई एक ही चीज होगी, तब तो प्लस का साइन। और अगर तीनों चीजें साथ में करवानी है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन। राइट? चलिए अब मैं आपको एक और भी इसी में क्वेश्चन देता हूं। सेम चीज हो रही है, हमने 2 डाइस को उछाला है और इस बार हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि, फोर्थ सिचुएशन में आपको दे रहा हूं, हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि सम इज एटलीस्ट 2। सम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 2। अब आप मुझे बताइए एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम। सम कितना होना चाहिए? कम से कम 2 होना चाहिए। कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ? अब ये तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो गया। ये हमसे क्या क्या चाह रहा है? ये हमसे चाह रहा है कि हम प्रोबेबिलिटी बताए कि सम या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। अब सोचिए 2 से ज़्यादा हो सकता है सम 3 आए, 4 आए, 5, 6। आप बताइए मैक्सिमम सम कितना आता है? अगर हम 2 डाइस को उछालते हैं मैक्सिमम सम कितना आता है? 12 आता है। आप सोचिए ये कितना बड़ा क्वेश्चन है जो हमसे ये जानना चाह रहा है कि आपको इन सभी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, इतने सारे केसेस की। काफ़ी सारे केस हो जाएंगे, मैं समझता हूँ टोटल 11 केसेस हो जाएंगे। हमें हर एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा कि अगर सम 2 आ रहा है ऐसे कितने केस है, सम 3 आ रहा है ऐसे कितने केस है। ठीक है ना? अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है जरा इसका उल्टा सोचो, उल्टा। तो बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे से? क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कम से कम 2 आना चाहिए। बताइए इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है कि 2 से कम आना चाहिए। सही बात है ना? आप सोचिए इस बात को। क्वेश्चन ने क्या पूछा? कम से कम 2 आना चाहिए, मतलब जो सम आ रहा है वो 2 या 2 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक बात है? मैं आपको कह रहा हूं इसका आप उल्टा सोचिए, तो इसका ऑपोजिट केस क्या बचता है? तो मैं उसका उल्टा करके ये बोलूंगा कि सम 2 से कम आना चाहिए। और मैं आपको ये कहता हूं आप तो एक छोटा सा काम कर दो, ये जो उल्टा वाला केस है ना इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो। आप बोलेंगे सर अच्छा उल्टे वाले केस की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अच्छा उल्टा वाला केस क्या है? वो ये है कि सम जो है वो 2 से कम आना चाहिए। चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं जरा। मुझे बताइए ऐसा कोई केस होता है क्या जिसमें 2 से कम आता है सम? ऐसा कोई केस होता है क्या जिसमें 2 से कम आता है सम? होता ही नहीं है ऐसा तो कोई केस। डाइस अगर मैंने 2 उछाली उसमें ऐसा तो कोई केस ही नहीं बन सकता जिसमें सम 2 से भी कम आए। ये तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम 2 तो आता ही है ना। तो आप बोलेंगे सर ऐसे तो 0 केसेस होते हैं, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 0/36, तो प्रोबेबिलिटी तो 0 आएगी इस बात की। उल्टे वाले केस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो मैं आपको सीधी बात बोलूंगा कि देखो आपने एक बार उल्टे वाले केस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली ना, इसको आप टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दीजिए। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। आप याद रखिए हमेशा अगर मैं आपसे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछता हूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। आपने इसीलिए देखा होगा अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं प्रोबेबिलिटी निकाली है उसमें कभी भी आंसर 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं अगर सारे केसेस कवर करके उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता हूं तो भी हमारा आंसर 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज्यादा कैसे आ सकता है? सही बात है ना? तो अब तक हमने देखा आंसर हमेशा हमारा पॉइंट्स में आ रहा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम आंसर 1 आ सकता है क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है। तो आप क्या करिए, आप टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दीजिए उल्टे केसेस की प्रोबेबिलिटी। तो बताइए अगर आपने टोटल में से उल्टे वाले केस हटा दिए तो क्या रह गया? सीधे वाले केस ही तो रह गए, मतलब जो हमें चाहिए था वही तो आ जाएगा ना अब। तो इससे क्या आ जाएगा? सीधे वाले केस की प्रोबेबिलिटी, यानी जो हमें चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।
आप सोचिए अगर हम सीधे रास्ते चलते तो मुझे कितने सारे अलग अलग आंसर निकालने पड़ते। पहले मुझे 2 का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता, 3 आने की निकालनी पड़ती, 4 आने की, 5 आने की, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बहुत लंबा काम हो जाता। फिर मैं सबको जोड़ता। सीधे रास्ते चलना मुश्किल लग रहा है तो हमने उल्टा रास्ता फॉलो किया। क्या कि आप सबसे पहले उल्टे वाले केसेस की प्रोबेबिलिटी पहचान लो। आप देखिए कितनी जल्दी से पता चल गया, वो तो 0 है। और फिर आप उसको टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दो। अब अगर मैं इसको 1 में से माइनस करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर 1 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तो अगर मेरे से पूछा जा रहा है सम इज एटलीस्ट 2, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी इज 1, एग्जैक्टली 1। और पता है ये 1 क्यों है? 1 तो मैक्सिमम होता है ना, इससे ज्यादा तो होती ही नहीं है प्रोबेबिलिटी। तो ये 1 क्यों है? क्योंकि एटलीस्ट 2 में तो सारे केस आ गए, कोई बचा ही नहीं, कोई भी केस नहीं बचा ना। एटलीस्ट 2 ही तो होते हैं सारे केस। अगर हमने डाइस को उछाला कम से कम 2 तो आता ही है ना। यानी इस क्वेश्चन में तो सारे केसेस मेरे से मांगे जा रहे हैं, सारे ही केसेस मांगे जा रहे हैं। तो इसीलिए इसका आंसर 1 आया है। अच्छा, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस वाले सिचुएशन की। चलिए ठीक है, देखते हैं। इस बार आप दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन है सम इज एट लीस्ट 3। सम कितना है? एटलीस्ट 3। सम इज एटलीस्ट 3। अब सोचिए अगर मैं इसको सीधे रास्ते से करता हूं तो कितना लंबा होगा वो रास्ता, कितना लंबा होगा। कम से कम 3 चाहता है ये मेरे से, यानी ये मेरे से चाहता है कि सम 3 हो या फिर सम 4 हो या 5 हो। ऐसे बहुत सारे केस बन जाएंगे, कितने तक? 12 तक। अब आप सोचिए मुझे करीब करीब ऐसे 10 आंसर्स निकालने पड़ेंगे, 10 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। मुश्किल काम है। मैं आपको बोलूंगा एक बार आप उल्टा रास्ता सोचिए कि वो आपके लिए छोटा पड़ता है क्या? उल्टा रास्ता तो एटलीस्ट 3 का उल्टा क्या होता है? एटलीस्ट 3 के अलावा क्या बचता है? एटलीस्ट 3 के अलावा बचता है लेस देन 3, 3 से कम। तो अगर मैं क्वेश्चन जो पूछता है उसका उल्टा कर लूं तो वो क्या बचेगा? 3 से कम। तो आप मुझे बताइए 3 से कम की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं क्या? 3 से कम आए, हमारा जो सम है वो 3 से कम आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम इजीली निकाल सकते हैं क्या? बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 से कम का मतलब हमें केवल एक ही चीज पूछी जा रही है कि सम 2 आना चाहिए। 3 से कम तो 2 ही होता है भाई, और 2 से कम तो हो ही नहीं सकता, ये हम जानते हैं। तो बता दीजिए फटाफट, सम 2 आए उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? बहुत इजी है हमारे लिए क्वेश्चन। सम 2 आए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36। कैसे? नीचे तो 36 आएगा ही, आप जानते हैं, क्योंकि हम 2 डाइस को उछाल रहे हैं। और आप बताइए सम 2 आए ऐसे कितने केस होते हैं? सिर्फ एक ही केस होता है, फर्स्ट में भी 1, सेकंड में भी 1, तो 1 + 1 2, तो सिर्फ एक ही केस हुआ। तो 1/36 ये है हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन याद रखिए ये उल्टे वाले केस की प्रोबेबिलिटी है, तो सीधे वाले केस की कैसे निकाले? हमारा आंसर कैसे निकलेगा? तो अब हम फाइनल हमारा आंसर कैसे निकालेंगे? इसको टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल हमेशा 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो हमने क्या टेक्निक अपनाई? हमने टोटल वाले में से माइनस कर दिया उल्टे वाले केसेस। तो क्या आ गया? सीधा वाला आंसर जो हमें चाहिए था वो आ गया। तो बताइए कितना आ जाएगा? 1 - 1/36। नीचे 36 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 36 - 1। तो फाइनल आंसर आ गया 35/36। सिंपल है ना? उल्टे केस की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली पहले, वो कितनी है? 1/36। और फिर जैसे हमने उसको 1 में से माइनस किया तो आ गया 35/36। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए अभी तो मैंने आपको समझाया, उसमें समय लगा। तो अभी मैंने आपको जो समझाया उसमें भले ही मैंने ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन आपको एक बार समझ में आ गया तो आप विदिन 5 सेकेंड्स इसका आंसर बता सकते हैं। आप सोचिए क्वेश्चन केवल 5 सेकेंड्स का है। कैसे? आपके दिमाग में यार एटलीस्ट 3 कह रहा है ये, वो तो बहुत लंबा पड़ता है। मैं इसका उल्टा केस सोचता हूँ। उल्टा केस क्या बनता है? एटलीस्ट 3 के अलावा क्या बचता है? 2, बस वही तो बचता है। और 2 की प्रोबेबिलिटी तो आपको तुरंत दिमाग में आएगी, केवल एक ही केस बनता है 2 का। तो 1/36, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आएगा 35/36। आप ओरली आंसर निकालेंगे, आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा।
तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, आपको दिमाग को एक्टिव रखना है बिल्कुल, क्योंकि आप इसी क्वेश्चन को लंबे तरीके से करते शायद आपके 20-25 मिनट खर्च हो जाते, और कहाँ विद इन 5 सेकेंड्स आपने आंसर बता दिया। ठीक है, आप याद रखिए एटलीस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह एट मोस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप सीधे के बजाय उल्टा रास्ता भी ट्राई करके देखिए। अगर आपको उल्टे रास्ते का आंसर जल्दी मिल रहा है तो आप वो लगा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, और फिर बस उसको 1 में से हम लास्ट में माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, होमवर्क है, इसका आपको आंसर निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है कि आपको इसी में निकालना है प्रोबेबिलिटी कि सम इज एट मोस्ट 10। सम कितना आना चाहिए? एटमोस्ट 10। अब आप दिमाग लगाएंगे, एटमोस्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, आप इसका आंसर मेरे पास निकाल के लाएंगे। तो इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।